तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर मैथ पूरा आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको शुरू से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको शुरू से लेकर अभी तक जो भी हमने मैथ पढ़ाया था पूरा का पूरा चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आपको कल बताया था कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति से रिलेटेड त्रिकोणमिति अनुपात का फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से बैठता है, ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन लगाना शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा है, उसको हम लोग समाप्त करके अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। यानी यहाँ पर कह रहा है, दिया है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, ये क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 6वां है। क्या दिया है, जो कॉस ए है, कॉस ए वो बराबर है कॉस बी के। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण ए है, कोण ए ये भी आपका न्यून कोण है, और जो कोण बी है ये भी आपका न्यून कोण है। हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, देखिए हमको सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो कोण ए है, कोण ए ये बराबर हो जाएगा कोण बी के। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बोर्ड पेपर में पूछता भी है, इसको हम लोग एकदम डिटेल से आपको सिद्ध करवा के बता देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर न्यून कोण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो बट 90 अंश से छोटा हो, क्या कहलाता है, आपका न्यून कोण कहलाता है। यानी ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। जैसे 60 अंश का कोण, 75 का, 80 का, 45 का, 30 का, यानी ऐसे मान जो 0 और 90 के बीच में होते हैं वो सभी न्यून कोण त्रिभुज या न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे और वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज रहेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे इसको ए, इसको बी और इसको सी। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि यही चित्र बनेगा। देखो, जो आपका त्रिकोणमिति होता है वो समकोण पर ही अप्लाई होता है, यानी समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि देखिए जो त्रिकोणमिति होता है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई ना कोई समकोण त्रिभुज होगा जहाँ पर ए और बी दोनों न्यून कोण होंगे। जैसे अगर हम देखें सी वाले को हमने 90 अंश दिखा दिया, क्यों, क्योंकि सी वाला अगर 90 अंश हो जाएगा तो ये हो जाएगा समकोण, ये न्यून कोण नहीं होगा। तो बचेगा कौन, बचेगा ए और बी, ये दोनों ही न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पर ये है कोण ए और ये है कोण बी। अब ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, यानी इनका मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। तो आप जानते हो कास का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटा के कर्ण। क्या हो जाता है आपका, आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ पर देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गया आपका कर्ण। बात हो रहा है कोण ए का, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर थीटा है कोण ए,
तो ए के सामने की भुजा लंब, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर अगर हम कॉस ए का मान निकालें तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण है। आधार का अगर मान देखें तो है ए सी, लिख दीजिए ए सी बटा कर्ण, कर्ण का मान है ए बी, तो यहाँ पर ए बी लिख दीजिए। इसको यहीं पर रोक देते हैं। उसके बाद चलते हैं कॉस बी पर। तो अगर हम निकालें यहाँ पर कॉस बी, तो कॉस बी यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात वही आधार बटा कर्ण होगा, लेकिन इस बार कोण बदल गया। इस बार जो आपका कोण है वो है आपका बी, तो बी कोण है। तो अगर हम देखें एक त्रिभुज यहाँ पर अलग से बनाकर आपको दिखाएं, क्योंकि एक में ही बना देंगे तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए एक समकोण त्रिभुज, यही त्रिभुज है लेकिन हम इसको यहाँ पर बना दिए, जिसमें हम लोग कोण बी पर फोकस करेंगे। यहाँ पर हमने ए पर फोकस किया था, तो ये समकोण के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो जाएगी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कोण बी का। तो कोण बी के सामने की भुजा जो ए सी है ये लंब हो जाएगी, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे कॉस बी बराबर, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार है आपका सी बी और कर्ण है आपका ए बी, तो ए बी लिख दीजिए। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं। कौन बराबर हैं? कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये आपके किताब में ही दिया है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी के। तो कॉस ए का मान क्या निकाले हो आप? ए सी बटा ए बी, और यहाँ पर कॉस बी का मान क्या निकाले हो आप? सी बी बटा ए बी। इसका मतलब ये है कि ये भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर आप देखो तो ए बी और ए बी यहाँ पर है, तो ए बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा? ए सी बराबर सी बी। ए सी बराबर कितना हो गया आपका? सी बी। कहाँ पर है ए सी? देखिए यहाँ पर है ए सी, मतलब ये वाली भुजा बराबर हो गया सी बी, मतलब इस वाली भुजा के बराबर हो गया। यानी एक समकोण त्रिभुज जिसमें उसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अगर हम इसको मिटा दें तो आप देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ए सी बराबर है सी बी के। तो हम लोग क्या नियम लगाएंगे? नियम ये लगाएंगे, देखिए बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। वहां पर उसकी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर भी इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप नियम जानते हो, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे इस भुजा के सामने का कोण है कोण ए, और इस भुजा के सामने का कोण है कोण बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो तब कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण बी के, कारण वही बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर भुजा के सम्मुख कोण, यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा था कि बताइए कोण ए बराबर है कोण बी के। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, जहाँ पर कोण ए और बी ये दोनों ही न्यून कोण हैं। न्यून कोण का मतलब है कि इनका मान 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिए, हम दिखा दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे और इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। और कोई भी समस्या अगर आपको सवाल से रिलेटेड आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब वहाँ पर दे देंगे कि आपको क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का समाधान क्या है। देखिए हमारे पास केवल और केवल 3 महीने बचे हुए हैं और इस 3 महीने में हमको एकदम मेहनत से पढ़ाई करनी है
और मेहनत से पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ऐसा ना लगे कि हम इसे पढ़े नहीं हैं, ऐसा लगे कि हम इसको पढ़े हैं, जानते हैं, भले वो हमको आए या ना आए, लेकिन हम उसको जानते हैं। ये फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। पता चला क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आप देखे, आपको लगा कि अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ये तो मेरे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप एकदम मन लगाकर पढ़ाइए। यहाँ पर हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा मैथ फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर अगर हम देखें तो अभी तक हमको कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो कि पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का मैथ शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया हो। बीच बीच में से तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो पढ़ा देते हैं, बट शुरू से लेकर अंत तक एक एक सवाल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से हमने सोचा कि हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी दिसंबर तक भरे में पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। जनवरी में हमारा प्रैक्टिस सेशन चलने लगेगा, जनवरी में पूरा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फरवरी में तो एग्जाम ही है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 7वां लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो क्वेश्चन नंबर पहला साइन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसका मान क्या होगा। ये तो पहला क्वेश्चन है। और दिया क्या है, दिया ये है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता कर लीजिए। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर हमको बताना है। दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को चाहे तो हम मुंहजबानी ऐसे ही बता दें किसका मान क्या आएगा। ठीक है, बट चूंकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से लगाना है शुरुआत से, इस वजह से हम इसको सॉल्व करवाएंगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन मुंहजबानी लग जाते हैं, केवल देखें क्वेश्चन, आंसर टिक कर दिए, बस इतना समय लगेगा। अब आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, दिया क्या है आपका, कॉट थीटा बराबर कितना, 7/8। अब देखिए अगर कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात आप देखोगे तो ये होता है आपका आधार बटा लंब। ये क्या होता है आपका, आधार बटा लंब। इसका मतलब ये है कि हमारा एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाना है जिसमें मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर है थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब है 8, आधार होगा 7। तो हमको कर्ण पता करना होगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको लगाना चाहें तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें नहीं पता, तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। लंब है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 और 7 सते हो जाएगा 49। तो 64 और 49 को अगर आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, मतलब 113 हो जाएगा। और स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, वर्गमूल बनेगा, यानी 113 हो जाएगा। ठीक है, अब 113 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 113 का वर्गमूल साधारण जो आपका पूर्णांक है उसमें निकलबे नहीं करेगा, ये निकलेगा दशमलव में। तो हम लोग इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी जो हमारा कर्ण है वो आ चुका है अंडर रूट में 113। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम लोग अपने सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
ये आपका क्या है, सवाल है। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन थीटा का मान कितना है, तब आप इसकी जगह पर इसका मान रखोगे और उसके बाद इसका मान आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू पता करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पता कर लें, यहीं लिख देते हैं। आप जानते हो साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब की बात करें तो लंब है आपका यहाँ पर 8 और जो कर्ण है आपका वो है अंडर रूट में 113। तो यहाँ पर 113 लिख देते हैं, ठीक है। ये किसका मान आया, साइन थीटा का। और इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस थीटा का मान पता करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है, 7 है और कर्ण का मान है 113। तो ये हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट में 113। ये आपका किसका मान आ गया, कॉस का, और ये आ गया साइन का। अब इन्हीं मान को हम लोग इस सवाल में रखने वाले हैं। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटा अंडर रूट में 13। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बटा अंडर रूट में 113, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7 बटा अंडर रूट में 113। दूसरा 1 माइनस 7 बटा के अंडर रूट में 113। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ऐसे यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में बन रहा है, जहाँ पर जो a है वो आपका 1 है और जो b है वो है 8 बटा अंडर रूट 13, अंडर रूट में 113। और नीचे वही a का मान है 1 और b का मान है 7 बटा अंडर रूट में 113। तो हम लोग इसको इस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला देखिए कुछ इस तरीके से बनता है कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रखने वाले हैं, जहां पर हम मानेंगे कि ये एक जो है ये a है, ये b है, और ये a है, ये b। ऐसे ये a और b, यहाँ पर a और b, ऐसा हम लिख के आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जब लगाएंगे फार्मूला तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 8 बटा अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, और फिर बटा में यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब 7 बटा अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर 64 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 113। तो यहाँ पर भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और अंडर रूट में 113 का स्क्वायर 113 ही होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 113, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर 113 का 1 में गुणा करा दीजिए। तो 113 का 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे में 113, फिर बड़ा वाला बटा 113 का 1 में गुणा करा दीजिए तो 113 माइनस 49 बटा 113। तो देखिए यहाँ पर जो 113 बटा में है और यहाँ पर है ये कट जाएगा। जब कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, 113 में से 64 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 49। कितना मिलेगा, 49, और 113 में से 49 घटाओगे तो मिलेगा 64। यानी इस सवाल का जो फाइनल उत्तर है वो है 49 बटा 64, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था जिसका उत्तर हमने बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो देखिए इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर जगह भी है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो कॉट थीटा का मान देखिए 7 बटा 8। तो कॉट थीटा की जगह पर 7 बटा 8 और स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही स्क्वायर कर दीजिए।
ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 अठाई 64 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर एक लाइन में आ गया और पहले का यहाँ पर इतना तामझाम करने के बाद आया। हालांकि हम चाहते तो इसको केवल और केवल एक लाइन में सॉल्व करवा सकते थे, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है जिसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते। जब आप कक्षा 11वीं में जाओगे तब वो आपको मिलेगा। तो उसका क्या मतलब, जो आपके सिलेबस में नहीं है। भले सवाल छोटा बन जाएगा, एक लाइन का बन जाएगा, लेकिन वो जो एग्जामिनर है वो सोचेगा कि शायद बच्चा नकल किया है। इस वजह से हम यहाँ पर आपको लॉन्ग लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, यानी लंबी लंबी जो विधि होती है उसको सजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इसको सीख गए तो पेपर में अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप एकदम डिटेल से पढ़िए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हर चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया 49/64। इसको इरेज कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दें। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या करा है, करा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो, यानी क्वेश्चन नंबर 8वां करा है 3 cot a बराबर 4 हो। ठीक है, तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये बराबर होगा या नहीं होगा आपको जांच करके पता करना है, जबकि आपको दे रखा है 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर होगा भाग में, तो 4/3। तो काट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका आधार बटा लंब, यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें उसका आधार और लंब दिया है। तो सबसे पहले आप पता करिए इसमें कि इसका कर्ण कितना है। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देते हैं। मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब आपका हो जाएगा 3, और ये तो कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये जो बच गया ये आधार है, तो आधार हो जाएगा 4। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप ये पता करिए कि इसका कर्ण कितना होगा। तो आप जानते हो, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि आधार 4 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25। स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर में 25। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है। तो k बराबर हो गया 5, k मतलब कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए बार बार कर्ण हम इसलिए निकालते हैं या तीनों भुजा इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो मान पूछा होता है उसमें आधार लंब और कर्ण तीनों की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से हम पहले कर्ण की वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं ताकि बाद में हमको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सवाल की। तो सवाल है आपका 1 माइनस tan a का, या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन सब का मान निकाल लेते हैं। इन सब का मान निकालने से मतलब क्या है, देखिए जो आपका सवाल है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो सवाल में देखिए है tan a, cos है और sin है। इसका मतलब ये है कि हमको tan, cos और sin का मान पता होना चाहिए, तब तो हम इसमें मान रखेंगे और पता करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए tan a का मान। तो देखिए अगर हम tan a की बात करें
थीटा का मान देखिए बदला नहीं है, यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ए, सब जगह ए है, मतलब थीटा का मान बदल नहीं रहा। तो थीटा वही है ए वाली, तो मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो जो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका लंब बटा के आधार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, ये हो जाएगा आपका 3/4, ये tan का मान हो गया। अब अगर हम बात करें cos का, तो cos a बराबर जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है देखिए 4 और कर्ण का मान है 5, तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। फिर बात करें अगर हम साइन ए का, तो ये होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान क्या है आपका, तो लंब आप कहोगे सर लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5, तो ये हो गया आपका 3/5। हमने यहाँ से tan cos और साइन का मान निकाल लिया। अब इस मान को इस सवाल में बैठाएंगे, तो चलिए बैठा देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस है आपका tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो लिख दीजिए 1 माइनस, अब tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का इस तरीके से स्क्वायर। फिर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan का मान है 3/4 और यहाँ पर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो cos का मान क्या है, cos का मान है 4/5 का स्क्वायर, ये cos है। फिर माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन का मान है देखिए 3/5, स्क्वायर लगा है तो ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको हल करने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तब तो ये आपका सही है, अन्यथा ये गलत है। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 4 चौक हो जाएगा 16, यहाँ पर भी वही होगा लेकिन प्लस में 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, और इधर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 पचे 25, यहाँ 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25। अब देखिए 16 का एक में गुणा करवा दीजिए, तो 16 एकम 16 माइनस 9 बटा हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर बटे में कर दीजिए आप 16 एकम 16 फिर प्लस 9 और बटा में 16 बराबर हो जाएगा। इसका हर बराबर है तो ऊपर घटाना का चिन्ह है तो इसको घटा दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए 16 माइनस 9/25। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 16 है, 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7, और 16 और 9 हो जाएगा 25। इधर हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 और बटा 25। इसका मतलब ये है ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, और जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जो आपका सवाल दिया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये आपका जो सवाल है वो सही है। तो हमारा जो जांच है वो आपका सही है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा समाप्त हो चुका। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लगाकर समझा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज खींचते हैं ABC जिसका B समकोण है। ठीक है, कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो किनका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर पहला मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पहला तो इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका लिखा है
कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस यहाँ पर है साइन ए साइन सी। ये देखिए आपका सवाल है, ठीक है। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण जो है वो समकोण है, यानी बी वाला 90 अंश का है। इसमें tan ए बराबर है 1/√3 के। ये जो नीचे सवाल लिखा है इसका मान हमको पता करना है, तो हम लोग इसको बारी बारी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो आप? सबसे पहले tan का त्रिकोणमितीय अनुपात देखोगे तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण की बात हो रही है, ए वाले कोण की, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो लंब का मान है 1। और ये बी है तो बी के सामने की भुजा कर्ण होगी, कर्ण हमको पता नहीं है। जबकि ये वाला आधार होगा, आधार का मान है √3। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कर्ण का मान, यानी कर्ण एक्चुअल में होगा क्या। तो कर्ण का मान कैसे पता करोगे आप? फार्मूला हमने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे आप पता करोगे? आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार है √3 तो √3 का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बच गया। तो कर्ण का स्क्वायर 1 और 3 हो जाएगा 4, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा ये वर्गमूल हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। यानी जो कर्ण का मान आया वो कितना आ गया आपका 2 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब हम लोग मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा है साइन ए इंटू कॉस सी, फिर प्लस कॉस ए यहाँ पर इंटू साइन सी, यही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए दो कोण है आपके पास, एक ए है और एक सी है। आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम मान कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है या साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा के कर्ण, फिर यहाँ पर गुणा कॉस सी। तो कॉस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटा के कर्ण, फिर यहाँ पर प्लस कॉस ए। तो कॉस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटा के कर्ण, फिर गुणा साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा के कर्ण। इतना बात समझ में आया आपको? यह हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें, साइन का लंब बटा कर्ण गुणे कॉस का आधार बटा कर्ण, फिर प्लस कॉस का आधार बटा कर्ण गुणे साइन का लंब बटा कर्ण। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये होता है कि आपको मान रखना होता है और सही सही मान रखना होता है। जैसे अगर हम कोण ए को काउंट करें तो ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम ए को चेंज कर रहे हैं यानी ए का मान रख रहे हैं तो यहाँ पर लंब, लंब का मान है 1, फिर बटे में कर्ण, कर्ण का मान है 2, फिर गुणा। अब देखिए हम कॉस सी को ले रहे हैं, तो जब हम लोग सी वाले आपको कोण को काउंट करेंगे तो ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार और ये तो कर्ण है ये है। मतलब लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। किसके लिए? सी के लिए, क्योंकि सी के सामने की भुजा है √3। तो आधार जो हमारा होगा ये तो लंब हो गया सी के लिए, ये बन गया आधार। तो आधार है 1 बटा कर्ण का मान है 2, 2 लिख दिए, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए है, तो ए मतलब ये वाला कोण, तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये आधार है। तो आधार का मान है √3 और कर्ण का मान है 2, फिर गुणा। अब अगर हम लोग साइन सी वाले में चले तो सी देखिए यहाँ पर है, इसके सामने की भुजा ये लंब है, तो हमको लंब चाहिए, तो लंब हो जाएगा √3 बटा कर्ण, कर्ण है 2 तो 2 हो जाएगा। यानी हमारा मान यहाँ पर रखा जा चुका है। तो 1 का 1 में गुणा कर दोगे तो 1 आएगा और 2 दूना हो जाएगा 4, फिर प्लस √3 का √3 में गुणा करोगे 3 आएगा, 2 दूना हो जाएगा 4।
जब भी हर बराबर रहे, अगर ऊपर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं और घटाना का चिन्ह है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह है तो 3 और 1 जोड़ देंगे 4 और बटे में 4 लिखेंगे, 4 से 4 कट के आ जाएगा 1। यानी इस पूरे सवाल का पहले वाले का जो आंसर आया वो आ गया आपका 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा लगना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है एक बार लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए इंटू साइन सी। ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे। जैसे कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा के कर्ण, फिर गुणा, यहाँ पर भी कॉस है तो आधार बटा कर्ण, माइनस साइन का होता है लंब बटा कर्ण, फिर गुणते, यहाँ पर भी साइन है तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो अगर हम देखें तो ये है कॉस ए, तो कॉस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा आधार बटा कर्ण। तो ए देखिए यहाँ पर है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण है, ये है, मतलब ये आधार है। तो आधार हो जाएगा √3 और कर्ण है 2, तो √3/2 हो गया। फिर गुणे, अगर हम बात करें कॉस सी का, तो सी वाला अगर आप कोण काउंट करोगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार है 1 और कर्ण है आपका 2। फिर माइनस, अगर हम बात करें साइन ए का तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो ए की बात करेंगे तो ए के सामने की भुजा है 1, यानी ये लंब है और ये कर्ण है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, यानी लंब बटा कर्ण। फिर गुणते, अगर हम साइन सी की बात करें तो सी के सामने की भुजा है लंब, तो ये हो जाएगा √3, यानी लंब बटा कर्ण, यानी 3√2 हो जाएगा। यहाँ पर √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 और बटे में हो जाएगा 2 दूना के 4। फिर यहाँ पर माइनस, 1 का √3 में गुणा कराएंगे √3 और 2 दूना के 4। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके हर बराबर हैं, तो अंश में घटाना है तो घटा दीजिए, √3 माइनस √3 बटे में 4, तो 3 में से 3 जाएगा 0 बटे 4, और 4 से अगर आप 0 में भाग करोगे तो आपका जो उत्तर होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसका मान 0 आ गया और जो पहला क्वेश्चन है उसका मान आ गया 1। तो ये रहा आपका उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10वां है उसको आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा P, यहाँ Q, यहाँ पर R। ठीक है, अब यहाँ पर जो Q है इसका ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश का है। इसमें कह रहा है कि PR प्लस QR, देखिए यहाँ पर लिखा है PR प्लस QR बराबर है आपका 25। उसके बाद दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहाँ पर है PQ, देखिए यहाँ पर है PQ, तो PQ का मान दिया है 5। फिर यहाँ पर दिखा है PR, PR बोले तो कर्ण, और QR, QR मतलब आधार, इन दोनों को जोड़ा है तो मान कितना हो गया है, 25 हो गया है। ठीक है, तो हमको बताना है कि साइन P का मान क्या होगा। यहाँ पर साइन P का मान क्या होगा, उसके बाद कॉस P का मान क्या होगा, फिर tan P का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को आप मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में लगा सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि इसमें हमको न तो कर्ण दिया है
न तो आधार दिया है, बस हमको लंब दे दिया है। जबकि शर्त यहाँ पर ये रखा है कि अगर हम आधार और कर्ण दोनों को जोड़ेंगे तब मान 25 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका पता करेंगे कि कर्ण कितना है और आधार कितना है। जैसे हमको कर्ण और आधार पता चलेगा, ये मान मुश्किल से मुश्किल आपको 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि इसका कर्ण कितना है और इसका आधार कितना है। सपोज करिए हमने आधार को a मान लिया। कितना मान लिया? आधार को a, यानी जो QR है हमने माना यहाँ पर QR बराबर a, ये मान लिया। हमें नहीं पता तो हम a मान लेते हैं। उसके बाद हमारा अगर QR a है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर PR प्लस QR का मान 25 दिया हुआ है, तो QR की जगह पर हम रख देंगे a, तो रख दीजिए। यहाँ पर PR प्लस QR की जगह पर a बराबर 25 के हो जाएगा, तो a को इस तरफ लेकर जाइए। a हो जाएगा 25 माइनस a। आपका जो P आ रहा है वो कितना आ गया? 25 माइनस a। PR है कि एक्चुअल में कर्ण है जिसका मान है 25 माइनस a। इतनी बात समझ में आई आपको? अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आप जानते हो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर फिर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्ण कर्ण कितना है? 25 माइनस a, तो 25 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब लंब है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस आधार आधार को आपने a माना है तो a का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है। 25 माइनस a को, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो a की जगह पर है 25 और b की जगह पर है a, तो हमने लिख दिया माइनस 2 गुणित 25 गुणित a। इधर हो जाएगा 5 बचे यहाँ पर 25 और यहाँ पर ये a स्क्वायर। तो आप देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? देखिए, जब यहाँ पर बराबर चिन्ह लिखा हो और बराबर के दोनों तरफ समान संख्या या समान बीजीय व्यंजक समान चिन्ह के साथ उपस्थित होते हैं, जैसे ये भी a स्क्वायर था, ये भी a स्क्वायर था, इसके भी पास प्लस था, इसके भी पास प्लस था, तो ये दोनों बराबर थे, तो ये आपस में कट जाएंगे अगर बीच में बराबर लिखा है तो बचा हम लोगों के पास क्या? यहाँ पर बचा है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना ये हो जाएगा 50a और इधर हो जाएगा आपका 25, तो माइनस 50a को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे और 25 को इस तरफ लेकर आएंगे। ये हो जाएगा 625 माइनस 25, क्योंकि 25 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस 50 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 50a। अब आप 625 में से 25 को घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास? आप कहोगे सर 600 बचेगा, तो 600 लिख दीजिए और यहाँ पर यह हो जाएगा 50a। तो 50 से अगर 600 को काटें तो आएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये 12 बार में कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया आपका 12। और जब a का मान 12 आ गया तो a था क्या? आधार था, तो a आधार था यानी QR का मान 12 आ गया, तो आप PR मतलब कर्ण, कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो आप जानते हो PR बराबर है 25 माइनस a, तो यहाँ पर PR बराबर 25 माइनस a का मान है 12, तो 12 में से 25 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 13, तो PR का मान कितना आ गया? 13, यानी जो कर्ण है वो है आपका 13 और जो आधार है वो है आपका 12। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन P कॉस P और टेन P का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले P है कहाँ पर? देखिए P यहाँ पर है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी जो हम लोग आधार माने थे ये क्या हो जाएगा? अब ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है? 12 है,
और ये वाला हो जाएगा आधार 5 और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो अगर हम साइन पी का त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर साइन पी बराबर लंब क्या है, लंब है आपका 12 और कर्ण है आपका 13, ये हो जाएगा 12 बटा के 13। ये किसका मान है, साइन पी का। उसके बाद अगर हम लोग कॉस पी का मान निकालें तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अगर हम यहाँ पे निकालें कॉस पी बराबर आधार कितना है इसका, आधार है यहाँ पर 5 और जो आपका कर्ण है वो है 13, ये हो जाएगा आपका 5 बटा 13। फिर अगर हम लोग tan का मान निकालें तो tan p बराबर होता है लंब बटा आधार। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो tan p बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो हमारा ये उत्तर आ चुका है। ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो यही था, साइन कॉस टैन। ये तो पूरा का पूरा यहाँ पर कर्ण और आधार निकालने में चला गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सवाल में हम लोग ये निकाले हैं कि हमारा लंब क्या है, तो लंब तो दिया ही था, आधार क्या है और कर्ण क्या है, हमने ये पता कर लिया। फिर हमने देखा कि थीटा का मान कौन सा पूछ रहा है, तो थीटा का मान पूछ रहा था पी वाला, तो पी के सामने की भुजा लंब, जिसको हम लोग पहले आधार माने थे, अब वो क्या हो गया, लंब हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ पर पड़ रहा था, तो इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये वाला हो गया कर्ण। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि आपका यहाँ पर इसको मिटाने के बाद लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां लगा दिया आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो मतलब आपको ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये भी बताना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखा भी है और हम इसको पढ़ के बताएंगे भी। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से छोटा होता है, यानी क्या tan a का मान हमेशा 1 से छोटा रहता है, ये बात सत्य है या असत्य है। तो देखिए इस बात की पुष्टि हम इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर कि tan a का मान जो है वो 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा। तो देखिए ये प्रश्नावली 8.2 में हम आपको बताएंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा परिचय बता देते हैं। क्या परिचय बता देते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको एक सारणी हम बताएंगे। अभी प्रश्नावली 8.2 जब पढ़ाएंगे इसके बाद तो हम आपको एक सारणी बताएंगे जहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू याद करना होगा। हालांकि हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको याद नहीं करना है, केवल अगर आप एक मान पता कर लीजिए तो पूरा का पूरा मान पता कर लोगे। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब पर भी आप बना लोगे उसको। इतना अच्छा तरीके से हम आपको उसमें ट्रिक सिखाएंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा इस बात की करते हैं कि क्या tan a का मान सच में 1 से कम होता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब आप कोण को नापते हो तो यहाँ पर जो सारणी मिलेगी वो मिलेगी आपको 0 अंश का, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और फिर 90 अंश। ये आपको उस सारणी में हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ में समझा दे रहे हैं कि इसका मान सत्य होगा या असत्य होगा, बस उसी के लिए समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो tan 0 अंश का मान होता है वो 0 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है और 90 का मान इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। जहाँ पर आप देखो तो आपको 1 मिलेगा tan 45 का मान, और जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ोगे यानी थीटा का मान ऐसे बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे पहले
ये मान 0 था, फिर 1/√3 हुआ, मतलब 0 से बड़ा हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 से ये बढ़कर √3 हो गया, और √3 का मान अगर आप निकालोगे तो 1.732 आता है। √3 का मान कितना आता है? 1.732। तो आप देखो 45 से जैसे ही आप 60 पर शिफ्ट हुए, 1 से बढ़कर ये मान 1.732 हो गया। तो क्या ये वाला कथन सही है कि tan a का मान हमेशा 1 से छोटा होता है? आप कहोगे नहीं सर, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप देखो कि tan a का मान अगर हम देखें तो 1 से छोटा कहाँ रहा? यहाँ पर तो देखिए 45 पर तो 1 हो गया, और 1 से जब बढ़ा तो 1 से बड़ा मान प्राप्त हो गया। यानी 45 से हम 60 पर जैसे शिफ्ट हुए, हमारा मान 1.732 आने लगा, जो कि 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कथन है ये आपका असत्य है। क्या है आपका? असत्य। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि tan a का मान सदैव 1 से छोटा नहीं होता। ठीक है, रीजन हमने आपको बता दिया क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप थीटा का मान बढ़ाते जाओगे तो वहां पर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। तो tan a का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो पहला वाला जो कथन है आपका वो असत्य है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा, ये देखिए 11वां का पहला था, अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कथन तो हमारा असत्य हो गया, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी मान के लिए, सभी मान के लिए नहीं, किसी एक मान के लिए क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? तो ये हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप जानते हो सेक का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कर्ण है वो 12 है और आधार है आपका 5। तो सेक ए के सभी मानों के लिए तो नहीं, लेकिन किसी एक मान के लिए ये जो सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात है ये 12/5 हो सकता है। तो ये कथन आपका क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है आपका? सत्य है। यानी सेक ए के किसी मान के लिए यहाँ पर सेक ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 12/5 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कारण हमने आपको बता दिया कि सेक ए के जो किसी मान के लिए सेक का जो मान होगा वो 12/5 होगा। मतलब ये जो सवाल है इसी को आप यहाँ पर रिपीट कर दीजिएगा अपने उत्तर में, वो आंसर माना जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कॉस ए लिखते हैं ऐसे, तो उसमें कह रहा है कि जो कॉस है क्या ये कोसेंट, यहाँ पर कोसेंट लिखा है ना, यहाँ पर ऐसे लिखा है कोसेंट, कह रहा है कि क्या जो हम लोग कॉस ए लिखते हैं वो कोण ए का कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है। कोसेंट का मतलब होता है कि जो कॉस है उसका क्या पूरा नाम कोसेंट होता है, इसके कहने का मतलब ये है। तो देखिए जो कास है उसका पूरा नाम कोसेंट नहीं होता, उसका पूरा नाम कोसाइन होता है। क्या होता है? कॉस का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन, कोसाइन होता है, कोसेंट नहीं होता। कोसेंट किसका पूरा नाम होता है? कोसेंट पूरा नाम होता है कोसेक का। कोसेक का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसेंट, और जो कास का पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन। मतलब ये कथन आपका असत्य है। कैसे असत्य है? ऐसे असत्य है कि हमसे पूछ रहा था कि क्या जो कॉस ए आप लिखते हो वो जो कॉस होता है क्या वो कोसेंट का पूरा संक्षिप्त रूप होता है? तो नहीं, कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, जबकि जो कोसेंट का संक्षिप्त रूप है वो कोसेक होता है।
इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो आप कॉट ए लिखते हो, ये क्या आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट गुणते ए? तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये कॉट ए लिखा है, तो कॉट ए जो होता है वो पूरा का पूरा एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बताता है, जबकि यहाँ पर कॉट और गुणे एक ये दो राशियां हो जाएंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कॉट ए होता है वो कॉट गुणते ए का गुणनफल नहीं होता। ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, तो ये कथन आपका चौथा वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। पांचवा देख लीजिए। पांचवा पांचवा क्या कह रहा है आपसे? पांचवा कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है? देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या 4/3 हो सकता है? तो यहाँ पर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, जो साइन का मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। और अगर आप यहाँ पर इसका आधार निकालने जाओगे तो आधार जो है उसके लिए फार्मूला, या हम यूं कहें कि आप जानते हो, क्या जानते हो? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना आपको पता है। ये हटा देते हैं आपका, तब आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखने लगा। तो देखिए, जो कर्ण का स्क्वायर होता है इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। इसका ये वाला जो कथन है ये क्यों गलत है हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दिया है लंब और यहाँ पर दिया है कर्ण, मतलब आधार हमको नहीं पता। तो अगर हम आधार पता करें तो आधार क्या हो सकता है? यहाँ पर कर्ण कर्ण है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आधार है तो आधार का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और यहाँ पर 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो 16 को इस तरफ लाइए तो ये जाएगा 9 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आप देखो कि 9 में से 16 को घटाओगे तो -7 बचेगा और यहाँ पर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर में -7 और यहाँ पर ए। तो ये जो आपका आधार आ रहा है वो आ रहा है माइनस में √7, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आधार कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है वो भी अंडर में। ये जो संख्या है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको पाठ 4 मिलेगा, द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। वहां पर आपको इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को आई से दर्शाते हैं। वहां पर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -7i²। तो इस तरीके से वहां पर आप लिख सकते हो, -7i लिख दीजिए या ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 7i²। तो इस तरीके से वहां पर लिखोगे। फिलहाल आप इतना समझो कि यहाँ पर जो साइन थीटा का मान है ये पॉसिबल नहीं है कि इसका मान, इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 4/3 आ जाए। क्यों? क्योंकि आधार आपका क्या आ रहा है? माइनस। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो पांचवा वाला कथन है वो आपका क्या है? असत्य है। तो इस तरीके से हमने आपको प्रश्नावली 8.1 पूरा का पूरा सॉल्व करके बता दिया। दो ही वीडियो में हमने आपको बनाया, मतलब बताया। पहली वीडियो में हमने आपको समझाया कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, लाल बट्टा कक्का का नियम समझा दिया था। उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मतलब वहाँ पर पढ़ाया। फिर ये जो दूसरी वीडियो अभी जो आप देख रहे हो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा का पूरा आपको डिटेल से सॉल्व करके बताया। और अब जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।